यह प्रयास सिर्फ लोगों के दिमाग में यह देना है कि आप इस तरह से स्टडी करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अभी तो मार्केट में बहुत सारी बुक भी आ गई है सर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कितना पढ़ते हैं वह माने नहीं रखता है, बल्कि यह माने रखता है कि आप कितना अपने में से निकाल पाते हैं। आपने पढ़ा होगा हार्वेस्ट इंडेक्स, जिसमें सिर्फ सिंक सोर्स रेशियो की भी बात आती है। सिंक सोर्स रेशियो एक वेट्स एंड मेजर में एक होता है फिलिंग टाइप एक्सपेरिमेंट और पोरिंग टाइप एक्सपेरिमेंट। मान लिया कोई आप बीकर लिए हैं, उसमें पानी कितना डालते हैं, 1 लीटर डालते हैं, तो 1 लीटर उसकी कैपेसिटी हुई, ठीक है, लेकिन उसमें से आप निकालते हैं तो क्या 1 लीटर निकलता है? तो एक पोरिंग टैप उसमें से निकलता कितना है, आउटपुट कितना मिलता है, यह माने रखता है। तो अभी जो एग्जाम होने वाले हैं, मैं समझ रहा हूँ कि शायद जो बिहार कृषि सेवा का जो एग्जाम होने वाला है शायद सब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, और बीओ का शायद एग्जाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। क्या ऐसा ही है नेहा? मतलब एक सब्जेक्टिव टाइप होंगे और बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। बोथ ऑब्जेक्टिव। अच्छा अच्छा, दोनों ऑब्जेक्टिव ही हैं। ऑब्जेक्टिव भी है सर, सब्जेक्टिव भी है। नहीं तो नेहा के द्वारा जो क्वेश्चंस भेजे गए थे वो तो सारे सब्जेक्टिव ज्यादा थे उसमें, 2 पेपर। सर ऑब्जेक्टिव भी सर रहेंगे सर। अच्छा, ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक्सटेंसिव स्टडी मस्ट है। जितना ज्यादा आप एक्सटेंसिव स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। और सब्जेक्टिव के लिए जरूरी है कि कितना आप स्पेसिफिक पढ़ते हैं और कितना आप कंसेप्ट डेवलप करते हैं। बहुत सारे लोग रट लेते हैं, रट के जाकर वहां लिख देते हैं। पहले के टीचर ऐसा भी हुआ करते थे, जो नाप कर मतलब कितना मेजरमेंट हुआ उसके आधार पर मार्क्स दिया करते थे। लेकिन जब से सीबीएसई स्कूल वालों ने ज्यादा मतलब अपने ब्रांच खोल दिए और बच्चे जब सीबीएसई से आने लगे तो टू द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लिखने पर मार्क्स आने लगे हैं। इसीलिए बिना मतलब की बात कम लिखें और वह बात लिखें जो आप समझ रहे हैं। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना अति आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि जो आपके क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उस समय उनसे आप रूबरू हो, उनसे जितना ज्यादा आप डिस्कस कर सकें, अपने मित्रों के बीच में डिस्कस कर सकें। हो सकता है ऐसा भी हो कि मैं जब पढ़ रहा हूं उस समय समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बाद में समझ में आएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, कभी कभी ग्लास हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है, दोनों में कुछ अंतर है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लास हाउस इफेक्ट। और इसी से जुड़ा हुआ एक CO2 फर्टिलाइजेशन भी आ जाता है, या CO2 इनरिचमेंट भी आ जाता है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों है, हमारे समझ से आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जो हम लोग प्रैक्टिकली जो करते हैं, जो लैब बनाते हैं वो ग्लास से बनाते हैं, इसीलिए उसको ग्लास हाउस में रखते हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव आता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्यों है, क्यों प्रभाव ज्यादा डालता है? तो निश्चित इसीलिए ज्यादा डालते हैं कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से बायोमास प्रोडक्शन ज्यादा होंगे। अब बायोमास प्रोडक्शन ज्यादा होंगे तो ग्रीनरी ज्यादा होंगे, और ग्रीनरी ज्यादा होंगे, इसी से नाम उसका पड़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्लास का यूज कर रहे हैं, इसी से CO2 फर्टिलाइजेशन भी हुआ। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम वहां ज्यादा दिए, तो ज्यादा देने का मतलब हुआ कि CO2 फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजर के रूप में मैंने CO2 को यूज किया। आप जितने भी कोई भी चीज स्टोर करते हैं तो देखिए स्टोर करने के बाद उसका सेल्फ लाइफ धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो खत्म होने लगते हैं तो उसके लिए वैसा टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ताकि उसका रिस्पिरेशन कम से कम हो। तो वहां भी CO2 इनरीच किया जाता है। अगर CO2 वहां ज्यादा दे देते हैं तो CO2 जब इनरीच करते हैं तो रिस्पिरेशन कम होगा। तो इसको हर एंगल से हम जोड़ना सीखें। ये तभी हो सकता है जब हम एक्सटेंसिव स्टडी करें और आपस में डिस्कस करें। तो सारे स्टूडेंट से मेरा यह आग्रह है कि आपस में डिस्कस जरूर करें। और कोई भी आदमी अपने आप में पूर्ण नहीं होता। ये पहले
दिमाग में गांठ बांध लीजिए, और यह भी नहीं सोचिए कि मैं इस एग्जाम में असफल हो गया तो मैं दूसरे जगह मैं क्या करूंगा, सफल नहीं होऊंगा। आदमी अपने कर्म पुंजों का ही परिणाम है। जो भी हम पास्ट में करते हैं, हमने एग्रीकल्चर पढ़ा है तो निश्चित है एग्रीकल्चर जॉब वाले में जाएंगे। जो हम सिलेक्ट करेंगे, पेपर सिलेक्ट करेंगे, उसके आधार पर आगे जाएंगे। मतलब जो भी हम कर्म करते हैं उसी का हम परिणाम भोगते हैं, वही हमारे सामने आता है। तो जब भी आप पढ़ें तो पढ़ें तो रिलेट करके पढ़ें। रिलेशन अति आवश्यक है। आप पहले कहाँ पढ़े हैं, किताब को ले, जो भी किताब एक टेक्स्ट बुक को ले, तो अगल बगल पेज उसमें खाली रहते हैं। देखिए ऊपर में मार्जिन रहेंगे, बाएं साइड में, दाएं साइड में, नीचे मार्जिन रहते हैं। तो जो मार्जिन रहते हैं वो मार्जिन किताब की ब्यूटी के लिए नहीं है, आपके, आप दूसरे का जहां भी पढ़े हैं उस जगह उस पॉइंट को नोट कर डालें। और एक स्टैंडर्ड बुक, जैसे जिसको भी आप स्टैंडर्ड बुक मानते हैं, उस स्टैंडर्ड बुक टेक्स्ट बुक को एक आधार बनाकर उस सारे पॉइंट्स को बुक में पहले स्टोर कर ले, उसको लिख लें। उसके बाद ही आप नोट्स बनाए या जो भी करें। तो इससे होगा क्या कि आप कम से कम किताब रख कर भी आप अच्छा जानकारी रख सकते हैं और अच्छी तरह से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। रह गई बात लिखने की, जब सब्जेक्टिव पेपर जब आएगी तो सब्जेक्टिव पेपर में आपको लिखना होगा। तो लिखने वाले सब तरह से लिखते हैं लोग, लेकिन मेरा यह कहना है कि जब भी आप लिखें तो पिक्टोरियल डिजाइन में लिखें। पिक्टोरियल डिजाइन या पिक्टोरियल फिगर में लिखें। पिक्टोरियल फिगर, आप नाम सुने होंगे, डॉक्टर गौतम गोस्वामी एक हुआ करते थे हम लोग इस समय में। उनका मार्क्स बहुत अच्छा आता था, और अच्छा आने का कारण था कि वो पिक्टोरियल लिखा करते थे। तो पिक्टोरियल का मतलब हुआ कि जहां आपको मौका मिले आप वहां पिक्चर बनाने का प्रयास करें। उसको या तो ग्राफ से डिनोट करें, पिक्चर से डिनोट करें, या टेबुलेशन में डाल सकते हैं तो डालें। ये अगर करते हैं तो जो भी टीचर जो देखते हैं तो उनके सामने एक अच्छा सा आपका जो है ना प्रीव्यू सामने आएगा, आपका फेस सामने आएगा, और वो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और उसके कारण आप उनसे मार्क्स जो है स्नैच कर पाएंगे, उनसे छीन सकते हैं। वो नहीं देना चाह रहे, लेकिन आपकी ब्यूटी को देखकर, आपके कंसेप्ट को देखकर कि बच्चा बहुत अच्छा समझा हुआ है, वो मार्क्स देने के लिए बाध्य होंगे। मेरे एक मित्र थे डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, उनका मैं एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ। वो पनामा विल डिजीज आया तो पनामा विल डिजीज के बारे में कुछ नहीं जान रहा था, अखिलेश मिश्रा कुछ नहीं जान रहे थे। और उन्होंने सिर्फ मुझसे पूछा कि अरे पनामा विल डिजीज किस में होता है, बनाना में होता है। और उन्होंने बनाना का एक फोटो बनाया, बनाना ट्री का, उसको विल्ट दिखा दिया और बढ़िया से लिख डाला, और अच्छा मार्क्स भी आ गया। तो हमारा एक कहना है कि आप जहां जान रहे हैं वहां तो अच्छे तरह से आप लिख ही रहे हैं, जहां नहीं भी जान रहे हैं तो एक्सप्रेशन क्वालिटी आप पिक्टोरियल ले आइए, जो आपके लिए मार्क्स लाने में वो बहुत मतलब कारगर होगा। अब मैं थोड़ी सी बात कर लूं कि पुस्तक में जो है, देखिए मुझे पढ़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो मैं सर की तरह मैं लेक्चर नहीं दे सकता या मैं नहीं पढ़ा सकता। अब रह गई बात किताब की, अब चूंकि नेहा का प्रेशर था इसीलिए मैंने स्वीकार कर लिया। तो इसमें मैं थोड़ी थोड़ी बात मैं चर्चा करूंगा कि आप लोग किस तरह से कौन कौन से पॉइंट पर इम्फेसिस करेंगे। पढ़ते तो सब लोग हैं। जैसे आप कोई भी चीज याद करते हैं, पहले का एक एग्रीकल्चर एक वर्ड हुआ करता था, एग्रीकल्चर वर्ड, एग्रीकल्चर शब्द। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन वर्ड है। कुछ पुस्तकों में पहले उसे ग्रीक वर्ड भी लिखा जाता था, और संजोग से एक बार किसी एग्जाम में वो पूछ भी डाला। तो कुछ बुक, चूंकि ज्यादातर किताब कट पेस्ट होते हैं, नकल करके लिखे जाते हैं, तो यहाँ ये सब चीज को कंसेप्ट में बना लेना है। तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब हुआ ए मतलब नो, जैसे एथेइस्ट होता है, एथेइस्ट मतलब ए मतलब नो, थेइस्ट मतलब बिलीव इन गॉड। एनुरा होता है नो टेल, जैसे फ्रॉक का जो जब हम पढ़ते हैं उसमें भी। तो इसी तरह से ए मीन्स नो, ग्रीक मतलब नो, ग्रीक मतलब ग्रीक। तो यह ग्रीक नहीं है तो लैटिन वर्ड होगा। इस तरह से आप याद करने का, आप लोग डिस्कस करके बच्चे लोग आपस में इसको डेवलप करिए। उसी तरह से जब यह ग्रीक नहीं है अर्थात ये लैटिन है, तो एग्रोनोमी को आप डालिए ग्रीक वर्ड में है। ये क्वेश्चन
मैं देखता हूं कि हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्रॉप रोटेशन हुआ, क्रॉप रोटेशन का अगर रिवर्स आप जाते हैं तो एक लैंड रोटेशन भी आप इस तरह से अगर रिलेट करेंगे कि क्रॉप रोटेशन लैंड रोटेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो देखिए, पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ करता था, पहले जंगली लोग थे तो जहां भी जाते थे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होते थे। मतलब वहां जंगल को साफ किया, जंगल को साफ करके जो विशेषकर यहाँ का जो पहले का जो था वो धान लगाते थे, पैडी का खेती करते थे, फिर उसके बाद वहां से निकल के फिर आगे वो बढ़ जाते थे। तो जमीन हर बार चेंज हो रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में देख रहे हैं, स्लैश एंड बर्न देख रहे हैं, मतलब उसको जलाकर साफ करते थे और वहां खेती करते थे। तो वहां देख रहे हैं कि लैंड हमेशा चेंज हो रहा है लेकिन राइस फिक्स है, क्रॉप फिक्स है। तो इसे लैंड रोटेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन किए। अब यह देखा गया कि इसका लैंड रोटेशन करने से वहां का जमीन धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी समाप्त होने लगी, प्रोडक्टिविटी भी समाप्त हो रही है। तो वैसी स्थिति में हुआ कि जब से मनुष्य सेटल्ड हो गया, जब सेटल्ड हो गया तब हम कैसा सिस्टम डेवलप करें कि हमारा जो एक ही जगह का है, जो रिवर बेसिन था वहां के लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिवर बेसिन में तो हर साल बाढ़ आते हैं और उसको वो ठीक कर देता है। लेकिन जहां रिवर बेसिन नहीं है, जो दूर से मतलब बाढ़ का पानी उतना नहीं आ पाता है, उसके लिए जरूरी है कि हम वैसा क्रॉपिंग सिस्टम अपनाएं जहां क्रॉप को हमेशा चेंज करें जिससे लैंड की फर्टिलिटी बनी रहे और हमारे लिए प्रोडक्टिविटी अच्छा हो। तो उसमें लैंड तो फिक्स हो गया, अब हम क्रॉप चेंज करेंगे। तो क्रॉप वहां चेंज कर रहे हैं, इसलिए डेट्स वाई इट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, और उसके लिए लैंड रोटेशन। अब कुछ लोग एक आध जगह मैंने यह भी सुनने को मिला था कि कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं कि एक गमला को दूसरे गमला से ले जाते हैं, घुमाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। तो ये सब चीज को कंसेप्ट को ठीक करना है। अब आप देखें, जब क्रॉप रोटेशन जब करने लगते हैं तो क्रॉप रोटेशन की जब बात आती है, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को हम बरकरार रखेंगे, प्रोडक्टिविटी को भी बरकरार रखेंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी। क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, लैंड फिक्स है, लैंड फिक्स है, तो लैंड जब फिक्स है और हम उसी में प्रोडक्शन ज्यादा लेंगे, तो इसके लिए निश्चित हम सस्टेनेबल करें उसको, मतलब हम इनपुट कम डालें और आउटपुट अधिक लें। यह इनपुट जो कम डालेंगे और आउटपुट हाई लेंगे, इसके लिए जरूरी है कि इस तरह से हम मैनेजमेंट करें। तो हम नेचुरल कृषि की बात करने लगते हैं, इकोलॉजिकल कृषि की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ। और जब इस तरह से डेवलपमेंट हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इकोलॉजिकल बैलेंस को हम देखने लगे, ताकि आगे आने वाले प्रोजेनी को हम क्या देंगे। पता चला सब खत्म हो गया और आगे आने वाला जो भी लोग हैं भूखे मरने लगे। तो इसीलिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, हम ऐसा मैनेज करें ताकि आगे के लिए सब चीज ठीक हो। तो क्रॉपिंग सिस्टम हमें अपनाना होगा, क्रॉपिंग सिस्टम के साथ साथ फार्मिंग सिस्टम अपनाना होगा। देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जो बच्चे परेशान रहते हैं। उस समय जब मैं पढ़ता था उस समय मैं भी परेशान रहता था। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, फार्मिंग सिस्टम क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपस में कंफ्यूजन उत्पन्न करते हैं। तो सिस्टम एक तंत्र को कहते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग के मनुष्य में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे मिलकर उसको काम करते हैं। तो एक काम जो करे उसके लिए उस सिस्टम शब्द यूज किया गया है। तो क्रॉपिंग जो हम फसल लेते हैं, क्रॉपिंग मीन्स फसल, टू ग्रो क्रॉप्स। तो जब हम क्रॉपिंग करते हैं तो उसके लिए सिस्टम की जब बात करते हैं तो जो भी हम उगाते हैं, तो उगाते हैं तो एक पैटर्न होगा कि यहाँ के लोग यही राइस बेस्ड पैटर्न पे चलते हैं, नहीं यहाँ के लोग सोयाबीन पैटर्न पर, मतलब वहाँ का लोग ज्यादातर जो खेती करते हैं वो पैटर्न होता है। और उसके साथ हम मैनेजमेंट को जोड़ देते हैं, मतलब सारा चीज को जोड़ देते हैं क्रॉप से जुड़ा हुआ, तो डेट इज कॉल्ड क्रॉपिंग सिस्टम। और उस क्रॉपिंग के साथ साथ और भी इंटरप्राइजेज हैं फार्म पर, क्योंकि फार्म जो है एक हम फेंसिंग कर दिए, एक निश्चित एरिया को डिनोट कर दिए, तो उसके साथ साथ और भी हम इंटरप्राइजेज लेंगे, मतलब और भी दूसरे दूसरे चीज लेंगे। जैसे डेयरी ले सकते हैं,
फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, फिशरीज कर सकते हैं, तो इस सब को मिला देते हैं तो दैट इज कॉल्ड फार्मिंग सिस्टम। ये बहुत छोटे छोटे चीज हैं, लेकिन आप जब समझ जाएंगे तो बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ इसको परीक्षा में लिख सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। यहाँ तक कि जब क्वेश्चंस जब ट्विस्ट करता है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप देते हैं तो वहां पे क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा। वो आपको पहले पढ़ाएगा, वो पहले 5-6 लाइन का वो बताएगा, ये भी बताता है, उसके बाद से पूछेगा कि ये 1 2 सही है, 2 3 सही है, या इसमें से सारे सही है। इस तरह के सवाल आते हैं। तो कंसेप्ट को बनाना अति आवश्यक है। उसी तरह से मोनोक्रॉपिंग हुआ, मोनोकल्चर हुआ। अब कल्चर आप समझते हैं, कल्चर का मतलब आजकल टिश्यू कल्चर भी जानते हैं। कल्चर अगर शब्द को पकड़ लेते हैं, शब्द का विश्लेषण जाते हैं, तो हमारे समझ से प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। तो मोनोक्रॉपिंग में एक क्रॉपिंग, मोनो मीन सिंगल, क्रॉपिंग मतलब एक, मतलब फसल उगाना, मतलब साल में एक फसल उगाते हैं, मोनोक्रॉपिंग हो गया। और बार बार एक ही फसल को उगाना साल में, मतलब कई साल को हम 3 बार में बांटते हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो जब उसको जब हम बांटते हैं, सेम क्रॉप ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोकल्चर। तो इस तरह से मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर का कंसेप्ट आप बना के रख ले। आप रिले क्रॉपिंग की भी बात है। रिले क्रॉपिंग सारे लोग जानते हैं, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। विशेषकर यह भी कभी कभी हो सकता है, पूछा जा सकता है कि नर्सरी में अगर पौधे पहले से ग्रो किए जा रहे हैं, आजकल टाइम मैनेजमेंट है टाइम मैनेजमेंट को भी हम देखेंगे। जब टाइम मैनेजमेंट हम करते हैं, मतलब कम से कम समय में अधिक से अधिक हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें रिले क्रॉपिंग लेना होगा। और उसके लिए नर्सरी में हम पहले से उगा कर रखें, और फसल बड़ा हो जाए तो उसको हम आगे उसको ट्रांसप्लांट करें, या जहां भी यूज करना है वहां करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं तो रिले क्रॉपिंग की बात आती है। उसी तरह से मल्टी लेवल, ऊपर में भी आप मल्टी स्टोरी करते हैं, मतलब एबव द अर्थ और बिलो द अर्थ, मतलब एबव द सॉइल मतलब ग्राउंड लेवल, और बिलो द ग्राउंड लेवल। बिलो का मतलब हुआ रूट का, और ऊपर हुआ सूट का। तो सूट रूट का जो परसेंटेज है, आप देखेंगे सूट रूट का रेशियो, यहाँ आप सूट रूट का रेशियो जब देखेंगे तो देखेंगे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत बड़ा हथियार है। मतलब कोई भी चीज को हम देखते हैं तो हमारे यहाँ ड्राईलैंड ही ज्यादा है। और पूरा भी हम इरिगेशन कर दें, आपके सर लोग वहां पढ़ाते होंगे इरिगेशन एंड ड्रेनेज, तो फिर भी हम उतना नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को विकसित नहीं करें। और अभी भारत सरकार का भी, बिहार सरकार का भी, और नेहा की सबसे बड़ी बात है कि नेहा हमारे यहाँ ऑफिसर हुआ करती थी, वो आप यहाँ गई है, वो विशेष बताएगी कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पर विशेष जोर दिया जा रहा है, मिलेट्स प्रोडक्शन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इसी में हमारा भविष्य छुपा है। अगर हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को ठीक से कर लेते हैं तो निश्चित है हम आगे फूड प्रोडक्शन में हम आगे अच्छा होंगे। नहीं तो आजकल देख रहे हैं ग्लूटेन से एलर्जी हो रहा है। तो डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। अगर हमारा इंडिया इसीलिए जाना जाता है, या हमारा बिहार इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ डाइवर्स पीपुल है, और हर चीज डाइवर्स है। यहाँ होमोजीनस नहीं है। आप जानते भी हैं कि होमोजीनस में सिलेक्शन बहुत टफ होता है, या सिलेक्शन नहीं के बराबर होता है तो वहां प्योर लाइन डेवलप करना पड़ता है। और जब हेट्रोजीनस है, जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनस है, वहां सिलेक्शन आसान होता है। तो अगर हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे ध्यान देते हैं तो निश्चित है हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे समझ से इस साल जो दे रहे होंगे, जो बच्चे देंगे अभी एग्जाम, उसमें हमारे समझ से क्वेश्चंस रहेंगे आपको ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इसके प्रोस्पेक्ट्स, और मिलेट्स और ऑयल सीड पल्सेस प्रोडक्शन का। तो हमें लगता है कि आप इसकी विशेष तैयारी एक बार अगर मौका मिलता है तो कर लें, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का। और उसी के साथ वाटर मैनेजमेंट का जब भी करें तो रिलेट करके करें। ये नहीं कि मैं ड्राईलैंड वहां पढ़ा और एग्रोनॉमी का यहाँ पढ़ रहा हूँ, और आइडियल जो क्रॉप्स है उसके, आइडियल क्रॉप्स मीन्स इडियोटाइप्स जिसे कहते हैं, मॉडल प्लांट्स कहते हैं, उसके क्या क्या होने चाहिए लक्षण, उस कौन कौन से फीचर्स होंगे, वो फीचर्स उसके लिए ज्यादा कारगर होंगे।
तो उसको भी आप सब एक पॉइंट को एक जगह ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे कॉन्सेंट्रेट जरूर एक बार कर ले, जो अभी एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं। नहीं भी शामिल होने जा रहे हैं तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पर कवरेज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि भविष्य में भी क्वेश्चंस होंगे। और जब ड्राईलैंड की बात करते हैं तो ड्राईलैंड की जैसी बात करते हैं तो वहां वाटर कंजर्वेशन की बात आती है। वाटर कंजर्वेशन की बात आएगी तो जैसी वाटर कंजर्वेशन की बात आएगी तो वाटर शेड मैनेजमेंट होगी। वाटर शेड क्या होता है? वाटर शेड आप बेसिन देखे हैं, जो घर में हम लोग बेसिन यूज करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, तो बेसिन में पानी गिरता है और आउटलेट से नीचे जाता है, बाहर जाता है। तो एक वैसा डिमार्केटेड लैंड कहिए या मतलब आर्टिफिशियली डिमार्केटेड कहिए या ऊपर से इमेजिनरी डिमार्केटेड कहिए, जहां के सारे पानी या वाटर एक सोर्स की तरफ बढ़े, मतलब एक पॉइंट की तरफ बढ़े, दैट इज कॉल्ड वाटर शेड। तो मिनी वाटर शेड भी हो सकते हैं, मतलब माइक्रो वाटर शेड भी हो सकते हैं और मैक्रो वाटर शेड भी हो सकते हैं। जैसे रिवर बेसिन हमारा, रिवर बेसिन इज मैक्रो वाटर शेड, रिवर बेसिन इटसेल्फ है वाटर शेड। लेकिन हम जब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो यहाँ वाटर शेड मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ जो करेंगे तो छोटे छोटे जो जगह है या छोटे छोटे, उसको माइक्रो वाटर शेड कह सकते हैं, या माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा भी कह सकते हैं, रिवर बेसिन के छोड़ दीजिए, तो उसको हम देखते हैं। तो वहां वाटर हार्वेस्टिंग की बात आएगी। तो वाटर हार्वेस्टिंग आप कैसे करते हैं वो भी माने रखता है। वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो आज देखिए साउथ बिहार में पानी कम पड़ रहे हैं, नॉर्थ बिहार में आज भी ज्यादा है। हमारा मानसून का तो यही प्रॉब्लम है, मानसून समय से आते नहीं है और इरेगुलर भी रहता है, और जब चाहे तब बारिश हो जाती है। अभी भी देखिए बारिश का मौसम है, तो मानसून से भी सवाल होगा। और हमारे समझ से इस साल सवाल जो भी प्रोफेसर साहब सेट कर रहे होंगे वो मानसून से करेंगे। इल निनो और ला निना जो होता है वेदर फोरकास्टिंग, और मानसून कैसे साउथ वेस्ट मानसून हमारे यहाँ आते हैं, इस पर एक विशेष आप लोग भी तैयार कर लेंगे, जो सब्जेक्टिव टाइप देना चाह रहे हैं। मतलब ये सारा चीज हम देखते हैं कि रिलेटेड है। अब आप एनिडेशन जब देखेंगे, एनिडेशन में दो बातें आती है। कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन जब होगी, एनिडेशन का मतलब शब्द दे दिया गया है एनिडेशन। तो एनिडेशन शब्द हो गए कि जो भी क्रॉप्स उगाए जाएंगे, दो क्रॉप्स अगल बगल ग्रो किए जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, इंटरेक्शंस हो। तो इंटरेक्शंस होंगे तो कई तरह के इंटरेक्शंस होंगे। एक होगा कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे को सहयोग करने वाला, एक दूसरे को सहयोग करता है, तब तो कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन हुआ, डेट इज कॉल्ड एनिडेशन। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री भी हो सकता है तो उसको हम एनिडेशन नहीं करेंगे, कहेंगे। यह भी ध्यान रखना है। जब आप फार्म मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहां जब फार्म मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहां फार्म प्रोडक्ट रिलेशनशिप आता है। वहां आप देखेंगे कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों प्रोडक्ट की बात होती है। तो इस तरह से उसको रिलेट करके जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ एक चैप्टर पढ़ रहे हैं एनिडेशन तो बस वही खाली पढ़ रहे हैं, अब पता चल वहां सप्लीमेंट्री मिला, कंप्लीमेंट्री मिला तो कंफ्यूज कर गए। तो आप रिलेट करके देखें, शब्द जहां भी यूज हो रहा है निश्चित है सब जगह उसका मीनिंग वही है, इसको ध्यान देना है। अब अभी ग्रीनरीज की बात हो रही थी, हम लोग चर्चा किए थे उस समय ग्रीन हाउस की, और ग्रीन हाउस में ग्रीन बेल्ट की बात है। अभी हमारा जो बिहार सरकार में जो एग्जाम देंगे, जन जीवन हरियाली, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम चल रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो जन जीवन हरियाली है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जीवन के लिए जल भी जरूरी है और हरियाली भी जरूरी है। तो हरियाली डेट इज कॉल्ड ग्रीन बेल्ट। तो ग्रीन बेल्ट ये नहीं कि ग्रीन चादर बिछा दिए या जो आर्टिफिशियली हो गया वो ग्रीन बेल्ट हो गया। यहाँ ग्रीन का मतलब है लिव, मतलब पौधे से मतलब है। जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, उनको अगर एक लगाते हैं, एक सीरीज में लगाते हैं या एक पट्टी में लगाते हैं, एक बेल्ट में लगाते हैं, तो उसे हम ग्रीन बेल्ट कहते हैं, या उसे ही हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं। शेल्टर का मतलब हुआ
जो शेल्टर दे। किसको शेल्टर दे? लिविंग बींग्स को जो शेल्टर दे। शेल्टर क्या है? जब आप पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाएंगे तो निश्चित ही उस पर चिड़िया सब, बर्ड सब आएगी, और उसके नीचे मनुष्य भी रहने लगेंगे। सब लोग वहां, जानवर लोग भी बांधने लगेंगे घर, मनुष्य लोग घर बसाने लगेंगे। तो जो शेल्टर का काम करे, दैट इज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। और विंड ब्रेक का मतलब हुआ कि जो सिर्फ और सिर्फ विंड को ब्रेक करे, मतलब हवा का जो प्रवाह है, जो आपके पश्चिम से जो चली आ रही है, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस कहिए या वेस्टर्न जो वेस्टर्ली जो चली आ रही है, जो भी हवा चल रही है, उसको हम ब्रेक करते हैं। उसके स्पीड को जब हम ब्रेक करते हैं, तो उसके स्पीड को जब हम ब्रेक करते हैं तो दैट इज कॉल्ड विंड ब्रेक। विंड ब्रेक में आप दीवार भी खड़ा कर सकते हैं। तो वो लिविंग बींग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग बींग्स भी हो सकते हैं। हमारा शेल्टर बेल्ट विंड ब्रेक्स के भी काम करते हैं और ग्रीन बेल्ट के भी काम करते हैं। तो हमें लगता है कि इस साल अगर शेल्टर बेल्ट से सवाल आएंगे तो आप ग्रीन बेल्ट को जरूर टच करिएगा। ग्रीन बेल्ट, और ग्रीन बेल्ट अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने भी शायद आप देख लीजिएगा नेट पर, वो गुजरात से हिमाचल प्रदेश तक के लिए एक पट्टी को उन्होंने ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए दिया है। अब शायद कितना किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, वो ग्रीन बेल्ट कहलाएगी। तो इस पर एक बार जरूर आप नेट पर सर्च करके वो देख लीजिएगा ग्रीन बेल्ट क्या है। और शेल्टर बेल्ट आता है तो उससे जरूर अटैच करिए, अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे तब। ऑब्जेक्टिव होंगे तब तो कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव में भी ग्रीन बेल्ट से पूछे जा सकते हैं। अब हम किसी भी लैंड को ऐसा जैसे तैसे यूज नहीं कर सकते, उसका कैपेबिलिटी होता है। हर स्टूडेंट का अपना कैपेबिलिटी होता है। कोई बच्चे मैथ में कमजोर होते हैं, कोई बच्चे मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, दूसरी चीज में अच्छे होते हैं। अब सबको हम एक तराजू पर तौल दें और सबको बराबर समझे कि बराबर होगा, ऐसा नहीं होता। डाइवर्सिटी, मैंने कहा कि डाइवर्सिटी ही नेचर की ब्यूटी है। नेचर के सामने हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है। तो कोई भी क्लासिफिकेशन होता है, उसके कैपेबिलिटी ऑफ द लैंड के आधार पर जो होगा, डेट इज कॉल्ड लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। हमारा जो लैंड है, लैंड मतलब जहां सॉइल है, उस सॉइल में हम क्या क्या कर सकते हैं, कुछ मैनेजमेंट का करके, कुछ मैनेजमेंट हम करके वहां क्या क्या उपजा सकते हैं, उसे लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इस बात को आप अगर समझ जाते हैं, लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, तो आप यहाँ देखिए दो भाग हो जाता है। फिर उसके बाद कई भाग में वो बांटा है। तो इस तरह से अगर हम रिलेट करके देखते हैं, उसके मीनिंग को हम समझ जाते हैं, तो हमारे लिए पढ़ाई आसान हो जाता है। नहीं तो हम रटते रहेंगे। अब जब किसी भी चीज को हम उत्पादन करना चाहते हैं, मतलब जो हम चाहते हैं वही डिजायर्ड, मतलब हमारी जो इच्छा है धान लेने की तो धान, गेहूं उपजाने की तो गेहूं उपजा रहे हैं। और जिसकी इच्छा नहीं है, अनडिजायरेबल प्लांट भी उसके साथ होते हैं, अनडिजायरेबल पेस्ट भी हो जाते हैं। वो तो होंगे ही। अनडिजायरेबल पेस्ट में आपका वीड भी हो गया, इंसेक्ट पेस्ट भी होते हैं, पैथोजेंस भी हो गए। तो ये सारे जो भी होंगे वो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। नेचर में मैंने कहा कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। मच्छर को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या नहीं उपाय किया गया, लेकिन अंततः आज भी मच्छरदानी ही काम आता है। इसीलिए मैनेजमेंट सब लाया गया कि कोई भी चीज को मैनेज करो। ऐसा नहीं है कि पूरा शहर में दो तीन मच्छर हो तो हम डीडीटी का स्प्रे करने लगे, या पूरे खेत में एक दो अगर मिल गए तो पता चला उसके लिए हम पूरा पेस्टिसाइड यूज करें। ऐसा नहीं, उसके लिए थ्रेशोल्ड लेवल डिसाइड होता है। थ्रेशोल्ड लेवल में आप देखिएगा बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसकी सहन शक्ति होती है, हम लोग भी सहन शक्ति होती है। कुछ लोग थोड़ा गाली भी दे देते हैं, कमेंट भी करते हैं, हम लोग सहते हैं। तो हम लोग में जैसे सहन शक्ति से प्लांट्स में भी होते हैं। कुछ इंसेक्ट पेस्ट उसको खाते हैं, कुछ वहां भी अपना कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन वहां भी उसके साथ होता है, सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन भी होता है, कॉम्पिटिटिव भी होता है। तो जब कॉम्पिटिटिव ज्यादा हो जाए तो वो एक लेवल से ज्यादा होगा, डेट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड लेवल। तो इंजरी लेवल उसी के ऊपर आता है, तो जहां हम कंट्रोल करते हैं, मैनेजमेंट की बात आती है।
इस तरह से मैंने, जी कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो। तो इस तरह से हम वहाँ कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल का मतलब उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो वीड मैनेजमेंट आ गए, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट आ गए। अब सबको आप देखेंगे तो सबका लाइफ साइकिल अलग अलग होता है। तो उस लाइफ साइकिल में हम कब उसका कौन सा कमजोर मतलब वीक पॉइंट है, कहाँ पर उस पर हम मतलब अटैक करेंगे, तो वो हमारे लिए कारगर होगा। अब जैसे वीड्स है, आप फेलरिस माइनर है या जो भी है, आप देखेंगे कि जब गेहूं के खेत में वो जब बड़ा हो जाए और फ्लावरिंग स्टेज में आ जाए, अब पता चला फ्लावरिंग भी हो गया, तो वो तो सब जगह सीड उसका डिस्पर्स हो जाएगा। वो फिर अपना ग्रोथ मतलब जर्मिनेट होगा, फिर से हो जाएगा। तो हम कोई भी चीज को कंट्रोल करें या मैनेज करें तो उसके इसके पहले करें, ताकि वो फिर से उस डिसमिनेट नहीं हो। सबके केस में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीड साइंस के केस में है, इंसेक्ट पेस्ट में नहीं है, सब जगह वही है। तो इस तरह से हम उसको मैनेजमेंट करेंगे। आप एक चीज और देखेंगे कि जब हम लोग इरिगेशन और क्या नाम है ड्रेनेज की बात वो, मतलब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है कि कहीं पानी है तो उसको हम ड्रेन नहीं करेंगे, उसको ड्रेन भी करेंगे। तो जो भी पढ़ेंगे इस कंसेप्ट से पढ़ेंगे। और सॉइल फॉर्मेशन कैसे होते हैं इसको जरूर एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन और जो पेडोजेनिक प्रोसेसेस जो होते हैं, उससे बहुत सारे सवाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या तो मतलब ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। उसी के तहत फिर आप सलाइन अल्कली सॉइल्स भी होते हैं, एसिडिक सॉइल्स भी होते हैं, इसमें भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारे चीज आप पॉइंट वाइज पर हैं। और जहां भी पुस्तक मैंने कहा कि जहां आप पुस्तक रखें उस पर आप वहां नोट करें, लिखें जरूर। और लिख कर ही आप आगे का काम करें, ताकि आपको जब भी रिवाइज करना हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। मानसून में क्रॉप वेदर कैलेंडर होता है, आपके यूनिवर्सिटी से ज्यादा निकलते होंगे। तो क्रॉप वेदर कैलेंडर और क्रॉप वेदर डायग्राम, इस पर आप स्टडी जरूर कर लेंगे क्या, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के डेट में है। तो हो सकता है क्वेश्चन सेटर ने इस पर सेट भी किया हो, जैसे कि डिलेड मॉनसून हमने कहा कि इस पर भी हो सकता है। आप बायोडाइवर्सिटी, जब ग्रीन बेल्ट की बात है तो बायोडाइवर्सिटी भी चर्चा में रहती है। तो बायोडाइवर्सिटी को भी देखना अति आवश्यक है। जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो शुरू में मैंने कहा था CO2 फर्टिलाइजेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन। तो तीनों का साइकिल जो है, C3 साइकिल, C2 साइकिल और C4 साइकिल। C2 साइकिल आप जानते हैं, जिसमें कार्बन के दो कंपाउंड, फोटो रिस्पिरेशन को C2 साइकिल कहते हैं। C3 सब कोई जानते हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं है। और हैच एंड स्लेग साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं। तो इसको कंपैरेटिव स्टडी जरूर करेंगे। और जब हम ड्राईलैंड की बात करते हैं तो C4 प्लांट्स हम डेवलप करने के लिए आपके यहाँ यूनिवर्सिटी रहे हैं, तो देखिए उसी तरह के जो भी मॉडल प्लांट्स हैं उसी डेवलप करने की बात कही जाती है। तो इस चीज को भी हमारे समझ से पढ़ना अति आवश्यक है, देखना अति आवश्यक है।